Hi guys, good evening. How are you? So yes, welcome to another session on Edu Paradise. और आज जो हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और इसको हम क्विकली आज वाइंड अप करने वाले हैं बिकॉज बहुत छोटा सा चैप्टर है. आइसोमर्स वाला पोर्शन है वो आ नहीं रहा है. सो लाइक इट्स प्रीटी ईजी, प्रीटी सिंपल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इफ़ यू डोंट नो मी देन हियर इज़ माई इंट्रोडक्शन. या I am your chemistry educator, your chemistry mentor, Kirti Sharma, and here are rest of the details, okay? And let's quickly get started about coordination compounds, okay? So the very first thing is like simple salts हमको पता है right? अगर आपसे एक acid और एक base को react कराओ तो normal salt plus water बन जाता है right? तो ये coordination compounds, coordination salts का किस्सा कहाँ से निकल के आता है, okay? That's the main scene. So like it was observed initially कि दो ऐसे कंपाउंड्स जो ऑलरेडी बहुत स्टेबल हैं ओके वो आपस में रिएक्ट करके कुछ तीसरा नया कंपाउंड बना रहे हैं. ठीक है. सो ऐसे दो टाइप के एडिशन कंपाउंड्स निकले. एडिशन कंपाउंड्स एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट. क्या होगा बच्चे एडिशन कंपाउंड्स में? जब दो कंपाउंड जो ऑलरेडी बहुत स्टेबल हैं उन दोनों ने मिल के तीसरा नया कंपाउंड बना दिया. ओके. सो ऐसे करके दो चीज़ें निकली. वन वॉज अ डबल सॉल्ट एंड वन इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? तो यार डबल सॉल्ट इज़ स्टेबल ओनली इन द सॉलिड स्टेट. ओके. अगर आप उसको से वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो वो अपने सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएगा. ओके. डिसोसिएट हो जाएगा. आई एम नॉट टेलिंग यू कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो ब्रेक नहीं होगा या वो डिसोसिएट नहीं होगा, बट आई एम टेलिंग यू कि वो अपने सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट नहीं होता. ऑलराइट. इट गिव्स यू कॉम्प्लेक्स आयन. ओके. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट इट्स कॉम्प्लेक्स. इट्स अ बिट डिफरेंट, अ बिट डिफिकल्ट. आप वैसा बोल सकते हो. कुछ अलग सा आयन देता है. ओके. सो दैट्स अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. ऑलराइट. देन डबल सॉल्ट में यार अगर हम बात करें सो देयर प्रॉपर्टीज़ आर एसेंशियली द सेम एज दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज़. जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज़ होते हैं उसी की तरह इसकी आइडेंटिटी होती है और सिर्फ ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल रहता है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी अलग होती है. राइट. Their properties are different from those of their constituents. For example, K4FeCN6 does not show the test for Fe2 positive and Cn negative. मतलब अगर आपने K4FeCN6 को वाटर में डिज़ोल्व किया और फिर आपने इंडिविजुअल आयंस के लिए अगर टेस्ट किया तो यहाँ पे वो टेस्ट पॉजिटिव आने वाला है, यहाँ पे वो टेस्ट नेगेटिव आने वाला है. सो दिस इज़ द सीन. ओके. So this is the very basic thing about double salt and coordination compounds. Then the very first thing is Werner's theory. So Werner चाचू, your Werner uncle was the very first person जिसके दिमाग में ऐसे thoughts strike हुए कि यार अगर दो compounds already stable हैं तो why are they combining together? उनका जो स्ट्रक्चर है वो इतना डिफरेंट क्यों है? उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इतना डिफरेंट क्यों है? ऑल्दो वर्नर चाचू एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग बट देयर वर ऑफ कोर्स सम ड्रॉबैक्स. बट दिस थियरी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू because Werner uncle was the very first person who decided, who tried to explain the bonding, the structure, the properties of coordination compounds. Okay. So according to Werner uncle, there are two types of valencies. One is a primary valency, and another one is a secondary valency. So according to him, primary valency is simply oxidation number and secondary valency is coordination number. Okay, इससे पहले आपने कभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है जहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसीज का अलग अलग कॉन्सेप्ट हो. ठीक है. तो यहाँ पे यार आपको इतना ही पता होना चाहिए कि प्राइमरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेकेंडरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर. अगर फर्दर डिफरेंसेस की बात करें तो आप देख सकते हो कि दीज आर आयनाइजेबल एंड नॉन डायरेक्शनल वेयर एज दीज आर नॉन आयनाइजेबल एंड
directional. All right, hence geometry is decided by these valencies. Okay, so this is like the basic difference between primary valency and secondary valency. इनवर्स मतलब chances बहुत कम है, but might be the case कि इस chapter में से आपसे पूछ लिया जाए कि differentiate between primary valencies and secondary valencies. All right, then Werner's theory, you can see here drawbacks. Okay, कमियाँ क्या क्या थी? The postulates of Werner's theory, Werner's coordination theory were actually based on experimental evidences rather than theoretical. कमियाँ उसमें क्या क्या थी यार? वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, बॉन्डिंग, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं कर पाए थे. It doesn't explain why only certain elements form coordination compounds. It doesn't explain why the bonds in coordination compounds have directional properties. And it couldn't explain the color, the magnetic and the optical properties of the compound. Alright, so यहाँ पे हमारी ये भी ख़त्म हो गई है. अब क्योंकि परसों आपका एग्ज़ाम है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार एटलीस्ट आपने जो नॉर्मल टर्म्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ये तो आपको पता होंगे, राइट? सो अगर हम अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो जो बाहर आयन होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर की तरफ आयन होता है, उसको आप काउंटर आयन या फिर स्पेक्टेटर आयन बोलते हो. ओके, अभी जो पूरा का पूरा मामला स्क्वायर ब्रैकेट्स में है उसको आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हो. अब ये तो हो गया कि पूरा जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है. ओके, देन दिस, सॉरी, let me erase it. Then this is your, just give me a moment, right, this is your central atom और ion. अगर उसके ऊपर लाइक बेसिकली अगर यहाँ पे एटम है वो न्यूट्रल है तो ऑफ कोर्स वो एटम है. अगर उस पर किसी तरीके का कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो आयन है, राइट? सो इट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल एटम और आयन डिपेंडिंग अपॉन कि उस पर चार्ज है या वो न्यूट्रल है. ओके, दिस इज लीगेंड. लीगेंड्स क्या होते हैं? लीगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, राइट? ये तो हमको पता ही है. दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज. ऑल राइट, कि बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड आर गिवन बाय लीगेंड, राइट? लीगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देता है और इसी को आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. से अगर यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है और यहाँ पे ऐसे लीगेंड्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लीगेंड आर डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम इन दिस वे. सो दैट इज़ वाई आप इसको ऐसे एक एरो की तरह से शो करते हो इन दिस वे. सही है? सो दिस इज़ लाइक योर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और इसीलिए आप इसको बोल रहे हो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. ओके, सो आई बिलीव दैट दिस इज़ क्लियर. कोऑर्डिनेशन नंबर आप इधर देख सकते हो कि कितने बेसिकली लीगेंड्स जो हैं वो अटैच्ड हैं सेंट्रल मेटल एटम पर. दैट्स योर कोऑर्डिनेशन नंबर. सो यहाँ पे यार ये बहुत सिंपल सी बात है, गिनी चुनी सी, जो आपको पता है. कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी, अगर आपके कॉम्प्लेक्स आयन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी, राइट? जैसे कि PTNH3 होल फॉर 2 पॉजिटिव, सो दिस इज कैटायनिक. और यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज है तो इट इज़ सिंपली एनायनिक. आप एक बार पूरे ये डेफिनेशन देख सकते हो ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं. आगे चलते हैं लीगेंड्स की तरफ. लीगेंड्स के बारे में हम देख चुके हैं दैट दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज बाउंड टू द सेंट्रल मेटल एटम इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी. अभी हमने देखा, अभी बात आती है डेंटिसिटी की. ओके, अभी हम लोग डील कर रहे हैं डेंटिसिटी के साथ. सो डेंटिसिटी होता है कि एक लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने बॉन्ड्स बना सकता है. दैट इज सिंपली टर्म्ड एज द डेंटिसिटी. सपोज अगर यार ये हमारा कोई लीगेंड है, ठीक है, एंड इट कैन फॉर्म ओनली ऑन वन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, तो इसको आप बोलोगे यूनिडेंटेट या फिर आप इसको बोल सकते हो मोनोडेंटेट. मतलब कि
ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक लिगेंड सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। सपोज अब हमारा लिगेंड कुछ से ऐसा है और यहाँ पे हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। सो सपोज ये यहाँ पे ऐसे दो बॉन्ड बना पा रहा है, एक ही लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पा रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो आप बोलोगे कि इसकी डेंसिटी 2 है, या फिर आप बोलोगे कि ये डाइडेंटेट, या फिर हम इसको बाइडेंटेट भी बोलते हैं। यूनिडेंटेट को आप मोनोडेंटेट भी बोल सकते हो, या ऐसे भी बोल सकते हो कि उसकी डेंसिटी कितनी है यार, 1 है, ठीक है। डाइडेंटेट या बाइडेंटेट जिसकी डेंसिटी 2 है, मतलब कि एक लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ऑलराइट, पॉलीडेंटेट जो दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता हो सेंट्रल मेटल एटम के साथ, दैट वुड बी योर पॉलीडेंटेट लिगेंड, जैसे कि EDTA बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, इट कैन फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स साइमल्टेनियसली। सिर्फ एक लौता लिगेंड है जो कि मतलब सिर्फ एक ही है ये लिगेंड, और यही एक ही लिगेंड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। ओके, देन एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। अब एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, जो दोनों साइड से अटैक करते हैं। आप इससे पहले पढ़ चुके हो एम्बीफाइल्स, राइट, जो दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे NO2 नेगेटिव है ना, या SCN नेगेटिव है, तो ये सल्फर के साइड से भी बॉन्ड बना सकता है और ये नाइट्रोजन के साइड से भी बॉन्ड बना सकता है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं लिगेंड, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, जो भी हमने देखा। जैसे कि H2O है, यूनिडेंटेट है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। फ्लोराइड आयन, साइनाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनिया, क्लोराइड आयन, थायोसाइनेट आयन, नाइट्राइट आयन, ये सभी के सभी कैसे हैं बच्चे, दीज आर यूनिडेंटेट, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। बाइडेंटेट, इथाइलिन डायमीन, CH2CH2, NH2NH2। अब देखो, अगर यहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल एटम है तो एक बॉन्ड ये वाला नाइट्रोजन बनाएगा, एक बॉन्ड ये वाला नाइट्रोजन बनाएगा। सिमिलरली ऑक्सिलेट आयन, C2O4 2 नेगेटिव, सो सिमिलरली एक बॉन्ड यहाँ से ये ऑक्सीजन बनाएगा, एक बॉन्ड यहाँ से ये ऑक्सीजन बनाएगा। दिस इज डेंसिटी, कि इसकी डेंसिटी बच्चे कितनी है, 2, इसकी डेंसिटी कितनी है, 1। ओके, अगर अब आप इस पे देखो पॉलीडेंटेट पे, तो यार इसकी डेंसिटी कितनी निकल कर आएगी, 3 निकल के आएगी, राइट। एक बॉन्ड इस नाइट्रोजन के थ्रू, एक इसके, राइट। सिमिलरली ट्राईफॉस्फेट आयन, सिमिलरली EDTA, देख रहे हो 6 बॉन्ड्स बना सकते हैं, 1 2 3 1 2 3, 6 बॉन्ड्स। तो इसकी डेंसिटी कितनी है बच्चे, 6 है। सो आई होप कि डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं यार, just a moment. Yeah, I have switched on more lights. I believe now it's better. Okay, coordination number, so it is defined as the number of coordinate bonds formed by the ligands formed by central metal atom with the ligands. ये central metal atom ligands के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, it is simply termed as coordination number. कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम बात कर सकते हैं, जो पूरा मामला स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होता है। देन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कि जो भी 3D स्पेस में अरेंजमेंट है उसको आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ओके, आगे चलते हैं यार, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जल्दी कर रहे हैं, फटाफट, ताकि आपका बहुत जल्दी से रिविजन हो जाए हमारे छोटे से वीडियो में। ओके, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, अगर सारे के सारे लिगेंड्स सेम टाइप के हैं, ओके, मतलब कॉम्प्लेक्सेस इन विच द मेटल एटम और आयन इज लिंक्ड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम्स, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है, उसको आप क्या बोलोगे, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि NH3 सिर्फ एक होना चाहिए, मैं आपसे कह रही हूँ जैसे एक लिगेंड है वो सिर्फ वही होनी चाहिए, चाहे अब वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, जैसे कि यहाँ पे 6 अमोनिया के लगे हुए हैं, राइट। सो इन दिस वे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक से ज़्यादा तरीके के लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक NH3 है और एक Cl है,
ओके, सो दिस इज योर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. सो आप देख सकते हो complexes in which the metal atom or ion is linked to more than one kind of donor atoms are called heteroleptic complexes. Okay, अभी बात कर लेते हैं यार IUPAC नेमिंग की. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट IUPAC नेमिंग. तो हमेशा अगर आप यार नॉर्मल सिंपल सॉल्ट की भी बात करो NaCl, तो इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, राइट? इट इज़ नेम्ड एज सोडियम क्लोराइड. मतलब कि आप हमेशा पहले केटायन का नाम रखते हो और फिर आप एनायन का नाम रखते हो. तो आप हमेशा पहले केटायन का नाम रखोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी, एंड देन आप एनायन का नाम रखोगे. द लीगेंड्स आर देन लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स. लीगेंड्स का नाम आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे. In case of a polydentate ligands, ligands are named alphabetically using prefix di, tri, tetra, penta, right? जैसे कि tri-aqua है ना, tri-amino, in this way. अभी हमेशा जो भी आपका लिगेंड है उसके एंड में आप O लगाओगे, ठीक है? ब्रोमो, क्लोराइडो, अमीनो. In this way, I'll show you the list. Here you can see the list as well. Oops, where is that list? I had that. Oops, it's missed. It is missed. Okay, no issues. And यार जब भी आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है अगर वो पहले प्रेजेंट है, मतलब कि एज अ कैटायन वो प्रेजेंट है, तो आप उस, हम लोग स्पेक्टेटर आयन की बात कर रहे हैं, तो आप लास्ट में 8 लगा देते हो. आप लास्ट में क्या लगा देते हो बच्चे? आप लास्ट में 8 एंड ऐड कर देते हो. जैसे कि इनका नाम रख के देखते हैं. पहले वाला देखते हैं. तो देखो, सबसे पहले आप इस केटायन का नाम रखोगे, ठीक है, और लास्ट में ये क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है. तो चलो यार इसका नाम रख के देखते हैं. सबसे पहले हम ऑफ कोर्स लीगेंड्स, एंड वन मोर थिंग यार, ये कोबाल्ट है, ठीक है ना, CO, ये कोबाल्ट है. तो चलो इसका नाम रखने की कोशिश करते हैं. आप बोलोगे टेट्रा अमीन, राइट? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक अमीन है और एक एक्वा है, तो अमीन अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, तो आप क्या बोलोगे? टेट्रा अमीन, राइट? आप बोलेंगे टेट्रा अमीन डाई एक्वा, राइट? आप बोलोगे टेट्रा अमीन. वैसे ये जो गैप है वो होना नहीं चाहिए, तो आप बोलोगे टेट्रा अमीन डाई एक्वा. यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों बच्चे लीगेंड्स ख़त्म हो गए हैं, करेक्ट है? तो आगे आप क्या, ये आएगा कोबाल्ट, राइट? सेंट्रल मेटल एटम का नाम कोबाल्ट एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वो पॉजिटिव स्फीयर में प्रेजेंट है. कोबाल्ट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 3, राइट? कोबाल्ट 3 और आगे क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड. तो ये हो गया हमारे पहले वाले का नाम. आई होप यार इसमें कोई परेशानी आपको नहीं है. आगे चलते हैं. K3FeCN होल 6, वेरी इजी, राइट? K3FeCN होल 6. तो अगेन सबसे पहले हम हमारे लिगेंड्स का नाम रखेंगे. इट विल बी हेक्सासाइनो, राइट? इसका नाम आप कैसे रखोगे? इनफैक्ट पहले आप पॉजिटिव वाले का नाम, पहले हमेशा केटायन का नाम, तो आप बोलोगे पोटेशियम. आप क्या बोलोगे? पोटेशियम. देन लिगेंड कितने हैं बच्चे? हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो. अब देखो, अभी जो ये Fe है ये नेगेटिव पार्ट में प्रेजेंट है, राइट? तो आप इसको लिखोगे फेरेट. क्या करके लिखोगे आप इसको? फेरेट, FERRATE. आप बोलोगे फेरेट, फेरेट. एंड व्हाट विल बी दी ऑक्सीडेशन नंबर? 2, राइट? सो दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड. नेक्स्ट वाले का यार एक बार आप ट्राई करो. मतलब बेसिक मुद्दा ये था कि अगर जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी में प्रेजेंट है तो आप उसके नाम के आगे 8 लगा दोगे, ठीक है? और जो लिगेंड्स हैं उनके नाम के आगे O लगा देंगे.
नेक्स्ट है K2PdCl4। तो अगेन सबसे पहले यार आप क्या लिखोगे, पोटेशियम, राइट। सबसे पहले आप लिखोगे पोटेशियम, देन टेट्राक्लोराइडो, ठीक है। देन आप बोलोगे टेट्राक्लोराइडो। लेट्स चेंज द कलर, सो इट विल बी टेट्राक्लोराइडो एंड पैलेडेट, क्योंकि अगेन वो नेगेटिव वाले पार्ट में प्रेजेंट है, एनायन वाले पार्ट में प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे पैलेडेट, PALLADTE, पैलेडेट। पैलेडियम से क्या हो जाएगा, पैलेडेट। सो आई बिलीव कि नेमिंग इतना क्लियर है। दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज समथिंग विच विल बी आस्क्ड टू यू। या तो आपसे यार बोला जाएगा इस तरीके से, फॉर्मूला देके कहा जाएगा कि आप नाम बताओ, या फिर आपको नाम पूछ के कहा जाएगा कि फॉर्मूला बताओ। सो मेक श्योर दैट यू नो दीज थिंग, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, जो आपसे डेफिनेटली पूछा जाने वाला है। ओके, आगे चलते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT है बस। सो दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय मिस्टर पॉलिंग इन 1930s। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पढ़ते पढ़ते समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हेन अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, जो भी हमारा मेटल एटम या आयन होता है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहता है कि वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है टू द सराउंडिंग लिगेंड्स, ताकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर शोज द नंबर ऑफ सच एम्प्टी ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या शो करता है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन है वो कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाए। This empty orbitals hybridized before participation in bonding, and the nature of hybridization depends on the nature of metal and on the nature of approaching ligand. And here is crystal field theory. आप एक बार इसको देख सकते हो कि ये हमारी थ्योरी किसने दी थी, वैन ब्लेक और गिल इन 1952। एंड अगेन उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये थ्योरी को अप्लाई किया। In this theory, ligands are treated as point charges. In this theory, ligands are simply treated as point charges in case of anions and dipoles in case of neutral molecules. Okay, the 5d orbitals are classified as this. You can see, and I believe कि आप इसको read कर सकते हो, ठीक है। Splitting energy इसमें बहुत important है, that the energy difference between T2G and EG level is designated by delta, and this is called as crystal field splitting energy. इसके अलावा importance and applications of coordination compounds बहुत important है, आपको पता होना चाहिए कि qualitative या quantitative analysis में use होते हैं। hardness of water can be determined, purification of metals can be achieved, they have great importance in biological systems, they are used as catalyst, medicinal industries, even our blood, even chlorophyll, these are all coordination compounds। बहुत सारे coordination compounds metallurgy में metals को extract करने के लिए भी यार use किए जाते हैं। and magnetic properties आप देख सकते हो। last topic of the day, the complex in which central transition metal ion has unpaired electrons वो होता है paramagnetic, और जिसमें complex ion के पास paired electrons हो, मतलब no unpaired electrons are there, in that case it will be called as diamagnetic। आप इसको कैलकुलेट करते हो m is equal to n under root of n plus 2, मतलब overall का under root, okay, and n is the number of unpaired electrons। so in this way you calculate it। we are done for the day, so it was a very quick and easy video. I hope you liked it, and that is it for the day. I'll see you in the next session. Till then, bye bye.